नमस्कार। शिवम रतूड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज मेरी चर्चा का विषय है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सिर्फ पार्लियामेंट पर अटैक नहीं, बल्कि पार्लियामेंट जो ये विंटर सेशन में जो कुछ कानून आ रहे हैं उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है आप सबको कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो जो मैं कह रहा हूं कि ये तो आपने कल देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर कुछ दो लोगों के द्वारा वहां पे प्रवेश किया, दर्शक दीर्घ से जो है जंप किया और स्मोक बम टाइप का जो है केन जो है उससे जो है धुआं फैला दिया। वैसे तो ये कोई विषैला पदार्थ नहीं था, लोग सुरक्षित हैं, सांसद सुरक्षित हैं और उन्हीं के कुछ साथी बाहर नारे लगा रहे थे, तानाशाही मुर्दाबाद और इस टाइप का चीजें जो कि होती है। इस आतंकी अटैक को जो है विपक्ष के लोग बड़े लाइटली ले रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट की सुरक्षा पे ब्रीच हुआ है, उसे खतरे में पड़ी है, लेकिन उन लोगों को कंडेम नहीं करने जा रहे हैं। सिर्फ पार्लियामेंट की संसद की सुरक्षा पर ही प्रश्न उठा रहे हैं, उन लोगों पर नहीं उठा रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है आप जानते होंगे कि कई दिन से जो अमेरिका और कनाडा ने जिसको पाल रखा है, पन्नू को, जो उनके यहां नागरिकता ड्यूअल सिटीजनशिप है, उसके पास अमेरिका का भी नागरिक है और कनाडा का भी नागरिक है, और उसको जो है उसका एक ही काम है भारत की एकता सुरक्षा पर अटैक करना है। और ये दोनों देश अपने को बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश समझते हैं। उनको कहीं से भी अंदाज नहीं हो रहा है या वो जानबूझ करके इस बात को भूल रहे हैं या इस बात को इग्नोर कर रहे हैं कि ये व्यक्ति भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। ये बार बार भारत तोड़ने की बात कर रहा है, ये खतरा है, ये भारत की एकता के लिए खतरा है, लेकिन वह उसको संरक्षण दे रहे हैं। और ऐसे ही सारे खालिस्तानियों को कनाडा और अमेरिका में संरक्षण मिल रहा है। तो इसी पन्नू ने जो है 2-3 दिन 1-2 महीने से भारत को धमकियां दे रहा है। एक तो वर्ल्ड कप वाले दिन, एक किसी और दिन, और एक जो कल वो थी 2001 में जो पार्लियामेंट अटैक हुआ था उसकी वर्षगांठ समझ लीजिएगा आप, 22वीं वर्षगांठ थी। तो इस पर भी उसने पार्लियामेंट पे अटैक करने का धमकी दी थी। पहले दो में तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन इसमें वो सांकेतिक रूप से सफल हो गया। मैं सांकेतिक इसलिए कह रहा हूं, हुआ सब कुछ, लेकिन यह है कि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ, कोई लोग मारे नहीं गए। ये जो लड़की जो बाहर नारे लगा रही थी, अंदर वाले को तो दबोच दिया था जब उसने स्मोक बम या ये जो कैंटर में जो है ये जो लाए थे कैन में जिसे ये धुआं हो रहा था, उसको दबोच दिया था। लेकिन बाहर जो लड़की थी 42 साल की लड़की, वो नारे लगा रही थी कि तानाशाही मुर्दाबाद। ठीक है, तानाशाही मुर्दाबाद ठीक है, लेकिन कौन अभी तानाशाह? ये सरकार तो जो भी सरकारें हैं अभी तक तो उसी से चल रही है, जनता के वोट से चल रही है। तो उसके पीछे आप ये देखिएगा कि वो 42 साल की लड़की है, कह रहे कि हम बेरोजगार है, उसके परिवार वाले कह रहे बेरोजगार है। तो उसमें सरकार का क्या कसूर है? नौकरी पाने की अधिकतम आयु 27 वर्ष होती है, ये 42 साल की हो गई। तो 15 साल पहले ही ये नौकरी पाने की लिमिट को क्रॉस कर चुकी थी, उस उम्र को क्रॉस कर चुकी थी, और इस सरकार को आए हुए 10 साल ही हुए। तो आपने इस 10 साल से पहले क्यों नहीं आपने वो किया जो कुछ आज आप कर रहे हैं, क्यों नहीं किया? तो यानी ये जो है एक प्रायोजित वो है, कार्यक्रम है। ये जब ये पकड़े गए तो सबसे पहले किसका बयान आया इसके पक्ष में? संयुक्त किसान यूनियन, जो जिसके खालिस्तानियों से लिंक है। आपने देखा होगा जब ये किसान आंदोलन के नाम पर ये मंडी के दलालों का और खालिस्तानियों का और कांग्रेसियों का और विपक्ष का जो अराजकता हुई, उसमें उन्हीं उसका मुख्य जो वो था संयुक्त किसान संगठन है जो भी है, उसका इसके पक्ष में बयान आया। तो ये साफ साफ
जब तब कहते थे लोग वाक की ये जो किसान के नाम पर जो लोग बैठे हैं ये खालिस्तानी है। आज ये साबित हो गया कि ये लड़की खालिस्तानी है और वो जो किसान है वो खालिस्तानी है। अब भले ही इस बात को बड़े लाइटली ले रहे हैं, लेकिन इस बात की सीरियसली जो है इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों, मैं बताता हूं। ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, इसकी अन्य उपलब्धियों के अलावा भारत में पिछले 9-10 साल से जो पहले जगह जगह बम धमाके होते थे वो होने बंद हो गए। लोग भूल जाते हैं, लेकिन कोई महीना ऐसा नहीं होता था, कोई शहर ऐसा नहीं था जहां की बम धमाके नहीं होते और लोग नहीं मारे जाते थे। तो ये एक टेस्टिंग है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे 2024 के लोकसभा के, वैसे वैसे इस तरह की गतिविधियां बढ़ेंगी। अब ये सरकार में दाग लगाने के लायक कुछ नहीं है, तो ये प्रयास है। अब ये एक एक्सपेरिमेंट है कि क्या हमारी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है कि नहीं है। हालांकि इस मामले को छोड़ करके तो पूरे देश में ठीक चल रहा है। एनआईए कई लोगों को पकड़ रही है। एनआईए के द्वारा जो है कई लोग गिरफ्तार किए गए जो अंजाम देना चाह रहे हैं, लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। और संसद के मामले में तो ये एक चूक सामने आई है। अब मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूं कि जो लोकसभा में जो बिल आ रहे हैं, जो बिल पास हो रहे हैं, उसमें से पिछली बार कुछ बिल पेश हुए थे। वो थे भारतीय न्याय संहिता बिल, आर्थिक सुरक्षा बिल, भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा बिल और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिन्होंने रिप्लेस किया कोड ऑफ क्रिमिनल और एविडेंस एक्ट और आईपीसी 1860। इन तीनों को जो है, जो अंग्रेजों के समय के सदियों पुराने कानून थे, उनको रिप्लेस किया। इसमें से एक जो महत्वपूर्ण बात क्या हुई वो है कि जो यूनिटी, जो इसमें आंतरिक सुरक्षा में एनी एक्ट ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी, सोवर्निटी, सिक्योरिटी के अलावा इसमें एक और वो जोड़ा गया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इसमें कई पहलू हैं, जैसे फर्जी करेंसी का लाना, ये काउंटरफीट नोट का लाना। इस ढंग के अलावा जो है आप भारत की अर्थव्यवस्था को टारगेट नहीं कर सकते। और मैं आपको बताता हूं इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है। जो इन्होंने विपक्ष ने हिंडनबर्ग के साथ, जो हिंडनबर्ग के नाम पे रिपोर्ट छपाई, सोरोस के साथ, विदेशियों के साथ मिलकर के जो एक संगठित अभियान चलाया भारत की अर्थव्यवस्था को टारगेट करने के लिए और अडानी के नाम पर। अब आप देखिए इसमें कहीं कुछ नहीं निकला। वो सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया, सेबी ने भी जांच कर दी, लेकिन ये एक नियोजित वो था, भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह करने का नियोजित प्रयास था। अब भी थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उसका परिणाम बताता हूं। अडानी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उन इन्वेस्टर्स पर पड़ा जो इस भय के मामले, जिन्होंने अपने शेयर जो है सस्ते में बेच दिए और उसी जो उसका हिंडनबर्ग रिपोर्ट का जो एंडरसन है, उसने वो सारे शॉर्ट सेलिंग में ये शेयर खरीद लिए। वो बेचारे जिन्होंने अपने पैसे की कमाई लगाई वो डूब गए इसमें। आज ये शेयर मार्केट फिर ऊपर है, अडानी की शेयर फिर ऊपर पहुंच गए, अडानी फिर जो है 20-21 नंबर पर पहुंच गया। लेकिन नुकसान किसका हुआ? एक तो भारतीय अर्थव्यवस्था का हुआ और एक जो इन्वेस्टर्स का हुआ। अब आप बताइए कि उन इन्वेस्टर्स को, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कौन उन इन्वेस्टर्स की भरपाई करेगा जो इनके इस अभियान की वजह से मारे गए, जो डूब गए। तो ये जोड़ना बहुत जरूरी था। और इस कानून में ये जुड़ने से जितने भी भारत विरोधी है, जो जिनपिंग के दलाल हैं, जो चाहते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था न हो बल्कि जिनपिंग की अर्थव्यवस्था चमके, वो बड़े परेशान हो गए। वो कह रहे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? आप बोलिए, लेकिन सबूत लाइए, षड्यंत्र मत कीजिए। ये मत कीजिए कि आपने इससे रिपोर्ट छपा दी, उससे रिपोर्ट छपा दी, एक अखबार में छप गया, उसी अखबार को लेकर के 10 अखबार में छप गया, फिर उन्हीं 10 अखबारों को लेकर के आप सोशल मीडिया में एक माहौल बना रहे हैं। तो वो लोग डरे हुए हैं और उनका डरना बहुत जरूरी है। ऐसे लोगों का डरना बहुत जरूरी है जो अपने स्वार्थ के लिए, जो जिनपिंग के स्वार्थ के लिए अपने देश का हानि कर रहे हैं, अपने देश के इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी अर्थव्यवस्था को डुबा रहे हैं। आज की डेट में भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे तेज अर्थव्यवस्था है और ये लोग इसको डुबाने में लगे हैं। ये एक बहुत अच्छा कदम है। हालांकि पूरा लेफ्ट लिबरल गैंग इस की
विरोध कर रहा है, इसकी निंदा कर रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है। कैसे कोई इन्वेस्ट करेगा भारत में? मैं अपनी इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, इंडियन इन्वेस्टर्स की या फॉरेन के भी। अभी तो आपने अडानी को टारगेट किया, कल के दिन औरों को भी करोगे, और फिर जब अर्थव्यवस्था ऐसी हो जाएगी तो कौन इन्वेस्टर्स आएगा? तो इतना ही मेरा कहना था। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा। एक बार पुनः निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।